नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। आज हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की। बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने क्या प्लान किया है, वित्त मंत्री ने किस किस सेक्टर को कितना कितना वित्त दिया है, किस उद्योग में सरकार ने पंख लगाए हैं, किसे फायदा मिला है, इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ को कहां कहां खर्च किया है ये बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एमएसए मई को 1 साल तक ईएमआई से राहत मिलेगी, जिससे 2500 करोड़ तक वाले एमएसएमई को फायदा मिलेगा। सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने का फैसला किया है। इससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। सैलरी क्लास वालों को भी वित्त मंत्री ने राहत दी है। मार्च 2021 तक टीडीएस टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की गई है। साथ ही सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 तक कर दी है। 15,000 रुपए से कम वेतन वालों को ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगी। वहीं नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वित्त मंत्री ने बिल्डरों को भी बड़ी राहत दी है और इस मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाएगी। सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाईवे आदि 6 महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे। पीपीपी के 6 महीने तक राहत दी जा सकती है। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए की योजना है। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया है। अब सवाल है कि 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज से कितना आत्मनिर्भर बनेगा भारत। छोटे उद्योगों में पंख लगाने से पटरी पर लौटेगी जिंदगी। आर्थिक वैक्सीन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या 20 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलेगा? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। That the definition is being changed in favor of the MSMEs, because there was always this fear in very successful MSMEs also that if they outgrow the size of what is defined as an MSME, they'll lose the benefits that they get as an MSME itself. So outgrowing this definition meant outgrowing and going out of receiving benefits. Therefore, MSMEs
preferred to remain within the definition rather than grow. Now what we are coming with is a change in the definition of MSME so that they need not worry about growing in size. They will still be able to get quite a lot of benefits which otherwise as an MSME they had got. So now how do we change it? I told you why we are changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as its contribution to the MSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. The due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे मेहमानों से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आप अर्थशास्त्री हैं और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एसोचैम के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ट्रेड एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ चुके हैं, एडिटर एपीएन है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जी आपसे है कि अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज मिला है, जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है कितनी पटरी पर आ पाएगी इससे? ये तो बहुत ही बड़ा पैकेज है। आप ये देखें कि हमारा जो जीडीपी का 10% है ये जी, और दूसरा शब्द हमारा एनुअल बजट होता है उसका ये 70% है। तो ये बहुत, अब इसमें 20 लाख करोड़ दिए, इसमें आज जो घोषणा की है जी, इसका डिटेल तो 2 और आएगा कि जी, लेकिन जो आज घोषणा की गई है तो ज्यादातर किया गया है हम या रिटर्न 5 को छोड़ दें। सबसे बड़ी बात इसमें ये कि जो कल प्रधानमंत्री अपना एक विजन कि कल से ग्लोबल वो एक बहुत विजन था के लिए ब्लूप्रिंट और इम्प्लीमेंटेशन आज इन्होंने जी। आज आप देखिए करोड़ रुपए जो एमएसएमई को दिए जो बहुत बड़ी है। इससे जो लोग आप जानती हैं चैनल मैंने ये 3 सेक्टर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये सबसे ज्यादा इस समय वही चीज कि अगर एमएसएमई की प्रॉब्लम 4 तरह से, पहली बात 3 लोन देकर जी, दूसरी डिफिनिशन एमएसएमई आप देखिए जी,
करोड़ रुपए। सर आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सवाल मेरा प्रतीक गुप्ता जी आपसे है कि राहत भी रियल एस्टेट को भी राहत दी गई है सरकार की तरफ से, क्या लगता है जो राहत रियल एस्टेट को दी गई है उससे क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रियल एस्टेट की तरफ से कुछ किया जा सकता है? पहले तो सरकार की मैं तारीफ करूंगा, सरकार ने बहुत बड़ा काम करा है मोदी जी ने। तो हम लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हमारी जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है। हालांकि देखिए आज हम जुड़े हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, हमारी तो इच्छा बहुत ज्यादा थी, हम तो हमारी सरकार से मांग भी बराबर रही है। अब नहीं, इससे पहले भी क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, 250 इंडस्ट्री इससे लगी हुई है डायरेक्टली, तो हम तो इसको इंडस्ट्री का दर्जे की मांग करते थे जी। अब मुझे लगता है कि क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है, तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए था, या सरकार हो सकता दे भी दे, क्योंकि ये इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। दूसरे इसको आवश्यकता भी है, एमएसएमई की तरह इसको जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और दूसरे जो 6 महीने का सरकार ने ग्रेस पीरियड दिया है रेरा के लिए, एक अच्छा कदम दिया है। देखिए 6 महीने मेरे ख्याल से 6 महीने पिछड़ गया है, क्योंकि काम लेबर चली गई है, काम है नहीं, तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 6 की जगह 8-9 महीने पीछे हो जाएंगे। लेकिन जहां तक सरकार को तो मांग थी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कि वहां पर भी कुछ पैसा एक तरीके से सरकार ऐलान करती, वहां पर जैसे हमारी मांग थी कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर में रजिस्ट्री के रेट बहुत ज्यादा थे, कहीं रजिस्ट्री भी छूट देती सरकार, या जीएसटी में रियायत करती। जैसे मकान आदमी आज फ्लैट लेता है, जीएसटी किसी सरकार के टाइम में आई है, 12% जीएसटी पहले देनी पड़ती है फ्लैट बुक करने के लिए, फिर 6%, 7% रजिस्ट्री का खर्चा होता है। हालांकि टीडीएस में उन्होंने 25 पैसे की रियायत करी है, 25% में, लेकिन वो काफी नहीं है। तो मेरा मानना था कि इसके अंदर ऐसे मौके पर तो 12% की जीएसटी है उसको कम कर देना चाहिए था बुकिंग में, तो सरकार की ओर से मतलब जो मांग थी जीएसटी उस समय के लिए, और रजिस्ट्री के रेट में रियायत करनी चाहिए थी, तो कम से कम लोग फ्लैट की और थोड़ी सी लोगों की झुकाव पड़ता। दूसरे बैंकों के ब्याज अभी और कम करने पड़ेंगे ताकि लोग इसमें जुड़े, क्योंकि इससे काफी 250 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, 25 लाख वर्कर केवल एनसीआर में जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा सेक्टर है जो आपने सवाल किया है, एक बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस सेक्टर का सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है सरकार अभी आगे भी करे, हमें उम्मीद है कि सरकार, देखिए रिफॉर्म आएंगे, अभी आप पहले पैकेज की घोषणा करी है और सरकार देखेगी इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने की तुरंत आवश्यकता है, दूसरे इस सेक्टर में फंड का फ्लो देना पड़ेगा, तभी हम इसको बचा पाएंगे, तभी हम इस पर गति दे पाएंगे। क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा और मकान की चीजें हैं, मकान से ही पैसा आता है देश के अंदर। मकान प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत महत्व है, मतलब सरकार की रेवेन्यू के अंदर 4 चीजों से रेवेन्यू आता है, पेट्रोल से, डीजल से, रियल एस्टेट से और शराब जो मेन है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है, मुझे सरकार से उम्मीद है, मैं सरकार की ओर से आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की ओर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार को इस सेक्टर की ओर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली इसके अंदर कहीं ना कहीं छूट और देनी पड़ेगी सरकार को इसको बचाने के लिए। इसके लिए अलग से फंड बनाना पड़ेगा, जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए करा जा रहा है, इस सेक्टर में एक अलग से फंड देना पड़ेगा, इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम इसको गति दे पाएंगे। आज अगर इस सेक्टर को हम बचा पाएंगे तो देश में अर्थव्यवस्था की गति अपने आप बढ़ जाएगी, अदरवाइज अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। मेरा मानना है कि इस सेक्टर में सरकार को फंड भी देना पड़ेगा, और इस सेक्टर के अंदर जैसे एमएसएमई के अंदर सरकार ने 3 कैटेगरी बना दी, 5 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। इसको जो है 100 करोड़ तक का जो है वो इस सेक्टर में आएगा। तो मेरा मानना है 100 करोड़ तक के जो बिल्डर हैं उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए, जो 100 करोड़ तक के बिल्डर है छोटे, तो उससे सरकार को भी फायदा होगा। ओवरऑल पैसा सरकार भी घूम फिर के आएगा, जितनी सेल बढ़ेगी इसकी सरकार को रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है रियल एस्टेट सेक्टर से। तो मेरा मानना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सरकार ने जो आज का जो निर्णय लिया है सीतारमण जी ने, 200 करोड़ के टर्नओवर तक ग्लोबल एंट्री नहीं होगी, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है सरकार ने। ये कदम एक हमारे लिए हर सेक्टर में काम आएगा, चाहे वो इंफ्रा के अंदर कह लो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में कह लो, कहीं भी कह लो। 200 करोड़ से तक के प्रोजेक्ट के अंदर अगर भारत के आदमी का निवेश होगा तो भारत में ही पैसा रहेगा, भारत के आदमी का फायदा होगा, देश में गति मिलेगी। ऐतिहासिक फैसला है सरकार का। मैं सरकार की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आज वित्त मंत्री ने जो डिसीजन लिए हैं, चाहे वो पीएफ के लिए, चाहे वो एमएसएमई के लिए ये डिसीजन लिए, चाहे 3 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है सरकार ने, देखिए वो पैसा सरकार पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आज हम सोचे कि 20 लाख करोड़ सरकार दे देगी, इतना पैसा सरकार पे नहीं, सब जानते हैं सरकार पे इतना कैश फ्लो नहीं है। तो ये सच्चाई है, सरकार कहीं ना कहीं हमें छूट देगी, कहीं ना कहीं रियायत करेगी। तो हमारी मांग रहेगी कि आगे सरकार थोड़ा सा
हमारी जी, बातों को बिल्कुल। ध्यान रखें थोड़ा इस सेक्टर के अंदर। जी प्रदीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर जीबी श्रीवास्तव जी, आप कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया गया है वो काफी है। देखिए, ये हालात को देखते हुए बहुत ही बड़ी हेल्प है। जी काफी तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और अमाउंट से भी ज्यादा जो मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ वो पूरी ब्लूप्रिंट जो उन्होंने अपना बनाया है, किस तरह से वो स्वदेशी से ग्लोबल तक आप पहुंचना चाहते हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया है। आप देखिए, जैसे अभी हमारे पहले स्पीकर ने बताया कि आपने एक तो डिफिनीशन बदली है। डिफिनीशन बदलने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक जो सक्सेसफुल एमएसएमई है, जब उसका काम आगे बढ़ने लगता है, थोड़े दिन बाद उसको वो सुविधाएं मिलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है उस ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है। तो सक्सेस बिकम्स अ पनिशमेंट। अब इसके अंदर ये जो इन्होंने किया है, ये बहुत सराहनीय काम किया है। जो आदमी अच्छा कर रहा है उसको और भी ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि इसके ऊपर ब्रेक लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात जो है, इन्होंने जो एमएसएमई की प्रॉब्लम को भी बड़ा केयरफुली एनालाइज किया है, उसको 3-4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो वो जिनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोविजन किया है। दूसरे वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनमें पोटेंशियल है और आगे बढ़ने का, बहुत अच्छा कर रही हैं, उसके लिए इन्होंने जो फंड बनाया है, जो फंड बनाया है, इससे इनको और मदद मिलेगी, क्योंकि इक्विटी इनकी निकल सकेगी। जो फंड ऑफ फंड जिसको आप बोल सकते हैं, इसके लिए जो 50,000 करोड़ रुपए का जो प्राविधान बनाया गया है, ये एक बहुत अच्छा है। इसी तरह के एमएसएमई वो हैं जो बहुत ही स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ही नुकसान में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी प्रॉब्लम है, वो एवरेज से कहीं नीचे जा चुके हैं। उनके लिए एक अलग से प्रोविजन किया गया है 20,000 करोड़ रुपए का। मतलब आप ये देखें कि जो स्पेसिफिक या पिक्यूलियर प्रॉब्लम पर्टिकुलर एमएसएमई की है, उसके हिसाब से इसको डायग्नोज किया गया है और उसके लिए एक तरीका निकाला गया है। अब आप देखिए, जो अभी टेंडर की बात की जा रही थी, ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ रुपए से तक के लिए नहीं इश्यू किए जाएंगे। जब हमारे अपनी कैपेबिलिटीज हैं, तो हम, आप जानती हैं कि बहुत से कंट्रीज कट थ्रोट कंपटीशन में बिलो नॉर्मल प्राइस वो कोट करती हैं, ताकि हमारे उद्योग आगे न बढ़ सकें। ये इसमें बहुत बड़ी रुकावट होती है, जिसको यहाँ पर रियलाइज किया गया है और उसको रिजॉल्व किया गया है। अब आप और लास्ट इसके पर एमएसएमई का देखें, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहाँ से गारंटर लाए, कहाँ से उनको सिक्योरिटी ले आए। अब अगर गवर्नमेंट उनको बिना सिक्योरिटी और बिना कोलेट्रल के लोन देने के लिए तैयार है, 1 साल का मॉरिटोरियम पीरियड दे रहा है, तो इसके अंदर जो उसके पैर ऊपर गए हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर की बहुत ही बड़ी एनालिसिस की गई है, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस किया गया है, और इसमें मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इनके साथ किया जा रहा है, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर स्वस्थ होकर के आगे बढ़ेगा और तभी हम लोकल से ग्लोबल बन सकेंगे। बिल्कुल सर। जानना चाहें, आप ये देखें कि जापान ऐसे कंट्री में ट्रैक्टर बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ एमएसएमई सेक्टर में आती हैं, स्मॉलर सेक्टर के अंदर आती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है बहुत ही हायर कैटेगरी में गिनी जाती हैं। तो अगर वो शुरुआत हम इसको इस तरह बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे जो ये एमएसएमई सेक्टर है, इसको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी सर। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज दिया है, लोगों की जेब में तो पैसा आ जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो चरमरा गई है वो पटरी पर लौटेगी? क्योंकि लोगों में बाहर निकलने का डर तब भी रहेगा। बात यही है, मतलब एक्चुअली जो इंटेंट है बहुत अच्छा है, बिकॉज आइडिया इज टू स्पर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी एंड ये बड़े बड़े जैसे रियल एस्टेट है, एमएसएमई जो एक बैकबोन है इकोनॉमी की, जो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इतने सारे मतलब वास्ट स्केल पे इतना रिक्रूटमेंट मतलब हायरिंग होती है, जो तो उसे एक मतलब एक आइडिया इज टू कि वो स्पर द इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अभी ये साथ में है कि इसके साथ रिलैक्सेशन अब 17-18 के बाद होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अदरवाइज
जब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ ही नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर इसको फेल हो जाएगा ना, फिर इसको एक्चुअली मोर डिले, तो मोर डिले ज़्यादा होगा तो उससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जो इकोनॉमी अभी मतलब यू हैव टू रीस्टार्ट इट नाउ, इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी स्टार्ट होनी चाहिए। और इसमें साथ में ये भी कंसर्न है कि बहुत सारे लेबरर चले गए। जैसे रियल एस्टेट की बात करें जी, तो रियल एस्टेट एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे अलाइड सर्विसेज लिंक्ड होती है। बहुत सारे जैसे मेसन्स होते हैं या सीमेंट फैक्ट्री होती है या स्टील रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पाइरल इफेक्ट। तो उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो एमएसएमई भी जैसे ये काइंड ऑफ स्टार्टअप्स हैं, तो अगर किसी ने एक स्टार्टअप किया है उसके साथ और भी 50 लोग 20 लोगों को उसने हायर किया तो रिक्रूटमेंट उसमें भी होती है। तो हायरिंग, लाइवलीहुड, यहाँ पे तो अभी इशू है कि अबाउट लाइवलीहुड दे देते हैं। तो ये सब इसलिए अब मिडिल क्लास के लिए, इनकम टैक्स के लिए तो उनको डिक्लेरेशन को बढ़ा दिया है नवंबर 30 तक। बट आई थिंक जैसे निर्मला सीतारमण कह रही थी कि मतलब रोज़ एक दे विल अनाउंस मोर सच, मतलब जो उनके प्लान्स हैं दे विल बी, वो अनफोल्ड करेंगे हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सो वी हैव टू सी आगे क्या होगा। बट आई थिंक इन डायरेक्शन तो ठीक है, इंटेंट तो अच्छा है। जी सर, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव आपसे है कि सिचुएशन ऐसी है कि लोगों में डर भी है कोरोना को लेकर और एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था है जिसको पटरी पर भी लाना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस कैसे किया जाएगा सर इसमें? देखिए, सबसे प्रायोरिटी मैं देना चाहूंगा जान को, जो कि जान मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको आप फिर से रिस्टोर नहीं कर सकती हैं। तो जान को तो रखने के लिए जहान उसके बाद आता है। तो हमें दो तीन चीजों को ध्यान में रखना होगा। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कोरोना का सिचुएशन है वो कुछ हद तक ये कह सकता हूँ कि बहुत कुछ कंट्रोल में है। जब बहुत कुछ कंट्रोल में है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने शुरू कर भी दिया था। अगर आपको याद हो तो पिछले 8-10 दिनों पहले भी जब खेतों की कटाई 15 दिनों पहले शुरू हो गई थी तो एक्टिविटी तो शुरू हो गई ग्रीन जोन में, फिर ऑरेंज जोन में, रेड जोन में। लेकिन मैं यहाँ एक बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो रेड जोन जो है जहाँ पर केसेस डिटेक्ट हुए हैं वहां पर किसी तरह की ढिलाई वो ठीक नहीं होगी। आज ज्यादा प्रॉब्लम हमारी है इन्फोर्समेंट की। इतने दिनों में मुझे उम्मीद थी कि लोग सतर्क हो जाएंगे, खुद सामने कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अभी भी आपको उन लोगों की भीड़ दिखाई पड़ सकती है जिनको जरूरत नहीं, फिर भी वो प्रॉपर केयर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उसको अगर करेंगे तो ये और भी एरियाज खुल सकेंगे। हाँ, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए काफी कुछ शुरू हो गई है। जो मजदूर चले गए हैं उनके शायद वापस आने के लिए अब अरेंजमेंट हो रहे हैं। 17 तारीख के बाद मेरा तो विचार है कि ये जरूर बढ़ेगा, जैसा मुझको आभास मिल रहा है स्टेज 4 का किया है। उनको लाने के लिए आपको सहूलतें देनी पड़ेंगी। जैसे अभी आपने ट्रेन शुरू की है, अब आपको वो ट्रेन शुरू करनी होगी जिससे जो स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर जो चला गया है वो वापस आ सके। दूसरी बात क्या है कि हमें उन उत्पादन इकाइयों की भी ये कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि किस तरह से ये जो दिए हुए नियम और कानून है उसका पालन कर सके अपने फैक्ट्रीज में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, ताकि जो है ये बीमारी न बढ़े। बिल्कुल, ये तो हो गई जान बचाने की बात। अब जब आप इकोनॉमी के ऊपर आते हैं तो देखिए इकोनॉमी में एक तरह से एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को काफी कुछ रिजॉल्व किया गया है। अभी तो 2 अनाउंसमेंट और आनी है। और ये जो है आज का जो नोटिफिकेशन है या फिर मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर की, इसके अंदर बहुत क्लियर कहा गया है कि वो डिमांड को बढ़ाने के लिए लोग हाथ में पैसा पहुंचना तो लिक्विडिटी बढ़ाएंगे और लिक्विडिटी को सप्लाई चेन के लिए बढ़ाने के लिए आपको जो है वो सहूलियतें देनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्शन शुरू हो और बाजार में जब डिमांड हो तो चीजें आ सकते हैं।
एक ये साइकिल जब एक बार घूमना शुरू हो जाता है तो मोमेंटम गेन करना आसान होता है। जी। शुरू में आपको पुश देने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है और शायद इसीलिए ये विशेष पैकेज की जरूरत पड़ रही है और जो समय से दिया भी जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश मोहन गुप्ता जी। आप एमएसएमई एक्सपर्ट है, प्रेसिडेंट भी हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि जो कदमों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है, क्या हम ये मान सकते हैं कि उन कदमों से एमएसएमई सेक्टर में जान फूकी जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जो बात आज उन्होंने कहा, जहाँ बहुत ज्यादा उसका अभी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, कि उन्होंने कहा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनमें जो पैसा फंसा पड़ा है इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज का 45 डेज में वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। जी। यानी इसका मतलब आप समझिए, जो एमएसएमईज है वो बहुत ज्यादा लोन के पीछे नहीं भागते हैं। उनको चाहिए कि भैया जो उनका अपना पैसा है वो तो वापस दे दो, क्योंकि जो लोन है उस पर तो ब्याज लगता है, और जो इनका पैसा फंसा पड़ा है उस पर वो इनका ब्याज भी दे रहे हैं और उसके पैसे के वापस लेने के लिए वो बेचारे परेशान भी रहते हैं। अब 55 डेज में ये इतना बड़ा अमाउंट होगा, ये जो वापस मिल जाएगा दिशा जी एमएसएमईज को, ये बहुत बड़ी चीज होगी। उसके अलावा देखिए, जितनी भी एमएसएमईज है, लगभग हर एमएसएमई आज या तो स्टैक में है या वो एनपीए है या एनपीए होने की कगार पर है, अगर उनको सही समय पर सही तरह की मदद नहीं मिल पाती। सरकार ने कह दिया कि भैया आपको हम सबऑर्डिनेट देंगे, डेट देंगे। सबऑर्डिनेट डेट का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से उनकी कैपिटल मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, यानी डेट से भी ऊपर की चीज ऐसा शायद किसी भी देश में नहीं होगा कि जो एमएसएमई जो स्ट्रेस में है, जो एनपीए है, भारत में तो कभी शायद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि भैया एनपीए अकाउंट को तो आदमी कहता था ये तो कोरोना से भी बड़ा वायरस है भैया, इसको हाथ मत लगाना। अगर एनपीए अकाउंट को हाथ लगा दिया तो समझ लो कोरोना से भी बड़ी बीमारी हो जाएगी। अब सरकार ने कहा है कि आइए, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप अगर एनपीए भी हो गए हैं, हम आपको सबऑर्डिनेट डेट देंगे। और सबऑर्डिनेट डेट का मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपया उसको सबऑर्डिनेट डेट मिलता है तो उसकी जो लोन लेने की क्षमता है वो 3 रुपए की और बढ़ जाती है, क्योंकि जो डेट इक्विटी रेशो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। यानी 1 रुपए का सबऑर्डिनेट पहले देंगे, सबऑर्डिनेट डेट देंगे और फिर 3 रुपए का वो लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब सबऑर्डिनेट डेट मिलेगा तो वो एनपीए की परिभाषा से भी बाहर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो 75,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी के और एमएसआई के थ्रू मिल रहा है, जिसमें 40,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा कि भैया आप 100% गारंटी हम देंगे, और 55,000 करोड़ के लिए उन्होंने कहा कि इसमें 20% तो 25% फर्स्ट डिफॉल्ट जो है 20% वो हम अपने ऊपर लेते हैं। ये पैसा भी एमएसएमई के पास जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा कि भाई जो 200 करोड़ तक के ऑर्डर हैं उनका हम ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे। इसका मतलब जो टेंडर बाहर जा रहे थे वो जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, तो वो टेंडर भी जो बाहर जा रहे थे उनमें काफी टेंडर ऐसे होंगे जो हम एमएसएमई के लिए मिल जाएंगे। और एक बात और बहुत बड़ी दिशा जी, ये एमएसएमई आखिर है क्या? ये एमएसएमई का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है, और ये क्योंकि आज से ही ये जो डेफिनेशन है ये लागू हो गई है, आज से ही ये जो फैसिलिटीज है, ये सब कुछ जो पैकेज है वो शुरू हो गया है, तो इतना बड़ा जो पैकेज है और जो इतना बड़ा दायरा उनका बढ़ा दिया गया है, ये सभी लोगों के लिए खुल गया है। मैं समझता हूं कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोगों को शक है कि भैया ये 3 लाख करोड़ रुपए आपने कह तो दिया, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं एक और चैनल पे अभी बात कर रहा था जी। वहां कुछ लोगों को डर था, उनके मन में ये संशय थी कि भाई ये कह तो दिया फाइनेंस मिनिस्टर करने पर, बैंक तो देते नहीं है। देखिए, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मिलेगा, यानी यहाँ किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा। भैया ब्रांच मैनेजर ये नहीं है कि उसने देखा, क्योंकि उसका रीजन है। आज जितनी भी एमएसएमईज हैं, हर एमएसएमई स्ट्रेस में है, और जो बैंक की लोन पॉलिसीज होती हैं उस लोन पॉलिसी के हिसाब से आज एक भी एमएसएमई को 1 भी रुपया बैंक नहीं दे सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी बैंक में, एक पब्लिक सेक्टर बैंक में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर चुका हूं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बैंक जो लोन करता है वो अपनी लोन पॉलिसी के हिसाब से कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ब्रांच मैनेजर का मन हुआ या किसी जीएम का मन हुआ उसने उसको लोन कर दिया। वो पूरी तरह से बंधे हुए हैं लोन पॉलिसी में। अगर आज एक एमएसएमई जाती है बैंक के पास, वो कहती है कि साहब टर्नओवर मेरी पिछले साल तो 10 करोड़ थी, इस साल मेरी टर्नओवर 5 करोड़ हो गई, नेचुरल कम होगी, प्रॉफिट भी कम हो गया, पिछले साल 10 लाख था, इस बार 2 लाख रह गया,
तो कोई बैंक उसको लोन नहीं दे सकता। लेकिन अब यहाँ सरकार ने कहा है कि भैया ऑटोमेटिक रूप से देंगे, यानी कुछ जो गाइडलाइंस आएंगी वो ऐसी आएंगी, मैं समझता हूँ कि भाई 10%, 15%, 20%, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। जो लिमिट है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ ये लोन दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू दिए जाएंगे, ऑनलाइन दिए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का सरकार को भी पता है, ना हमें ब्रांच जाने की जरूरत है, ना वहां पर चक्कर काटने की जरूरत है। कुछ ऐसा 2-4 दिन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो पूरी गाइडलाइंस है वो आएंगी और ये लोन जो है ये ऑटोमेटिक रूप से मिलेंगे। जो फंड्स ऑफ फंड्स है वो बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा हमारे एमएसएमईज के लिए, क्योंकि जो एमएसएमईज हैं उनको वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंड मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये ठीक है कि ये जो पैसा है ये उन लोगों को मिलेगा जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। यानी सब लोगों का ध्यान रखना है, जो स्ट्रेस में है उनका भी, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है उनका भी, जिनका पैसा फंस गया है सरकार में उनके लिए भी, और जो एनबीएफसी के थ्रू लोन लेना चाहते हैं उनका भी। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया पैकेज शायद कोई आ नहीं सकता था सरकार की तरफ से। और एक सबसे बड़ी बात कि जो मॉरल बूस्ट होगा इससे, जो इंडस्ट्री का एक जो मॉरल ऐसा होगा कि हाँ अब हमको लग रहा है, जो हम 40 दिन से इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमारी कमर पर हाथ रख के ये कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और भी हम आपके लिए चीजें लेकर आ रहे हैं, आप आगे बढ़ो, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल सर। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे है, रियल एस्टेट की बात करते हैं क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्माण कार्यों के लिए भी 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भी अब थोड़ी गति आएगी, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए कृष्णा जी, मैंने अभी पहले भी कहा था बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, 250 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है सीधे तौर से जी। तो ये इसको गति देने के लिए सरकार ने ये अच्छा करा है, तो 6 महीने का गेट दे दिया बिल्डरों को। लेकिन बिल्डरों की हालत भी एमएसएमई की तरह है, बिल्डर आज मारा पड़ा है। देखिए 2011 से ही सेक्टर पिछड़ा हुआ है, ये एनसीआर में क्या पूरे देश के अंदर 12.5 लाख मकान बने पड़े हैं जो बिक नहीं पा रहे। तो ऐसे मौके पर सरकार को और छूट देनी पड़ेगी गति देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जीएसटी में, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में के अंदर, कहीं ना कहीं रजिस्ट्री के अंदर छूट देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने जैसे जीएसटी में बार बार काउंसिल मीटिंग करके अपने बिजनेस चेंज करे, आज कोरोना वायरस के कारण सरकार का पहला स्टेप आज का बहुत अच्छा स्टेप रहा है। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया जैसे वो उम्मीद थी एमएसएमई के लिए। तो हमारा मानना है कि सरकार का ध्यान जरूर जाएगा, हम लोग लगे रहेंगे बराबर कि इस सेक्टर को बचाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए, जैसे एमएसएमई 1 साल के लिए बिना ब्याज के पैसा दिया है, कुछ फंड सरकार को देना पड़ेगा। इसमें जो बिल्डर मरे पड़े हैं, जिन पर बिल्कुल पैसा नहीं है, जिनके प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे, उनको भी 1 साल तक कम से कम बिना ब्याज का पैसा कुछ मिलना चाहिए। देखिए इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको एमएसएमई की तरह ही मानना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को इतने लोगों को रोजगार दे रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, इतना फंड दे रहा है सरकार को, इतना इसका ग्रोथ में योगदान है। कोई भी देश इसके बिना नहीं बढ़ा है, मकान के बिना कोई देश नहीं बढ़ा, इंफ्रा के बिना कोई देश नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर और आवश्यकता देनी पड़ेगी, इसको आगे लाना पड़ेगा और इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को सहारा देना पड़ेगा। जब तक सरकार ने एमएसएमई के अंदर 20-4 करोड़ रुपए दिए हैं, जो जहां पर एनपीए हो रहा है, तो जहां पर इस सेक्टर में एनपीए हो रहा है वहां भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सरकार इस सेक्टर को बचाए ताकि हमारे देश के विकास में गति आए। और इसके साथ ही जो हमारे मोदी जी सोच रहे हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी सोच है। जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने भी आज कहा है कि हम सारी कैंटीन के अंदर सब देशी चीजें लाएंगे, एक संदेश है पूरे देश के लिए। तो मेरा मानना है कि आज सरकार की दिशा और सरकार की भावना बहुत अच्छी है, सरकार सोच रही है। तो आज सरकार को वन विंडो सिस्टम लाना पड़ेगा जैसे सरकार। दूसरी बात यह है कि बिल्डरों को, जैसे चीन के अंदर सरकार जमीन देती है काफी समय के लिए, सरकार बहुत चीजें प्रोवाइड करती है, वहाँ बिजली के रेट भी कम है इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरा मानना है कि ऐसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में बिजली के रेट कम देने चाहिए सरकार को, ताकि वो प्रोजेक्ट सस्ते बन सके, बिक सके। कहीं ना कहीं सरकार को केवल रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं, एमएसएमई के अंदर भी इंडस्ट्री के रेट कम होने चाहिए राज्य मुकाबलों के मुकाबले बिजली के। तो कहीं ना कहीं सरकार को छूट और देनी पड़ेगी। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार अब स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेगी, क्योंकि ये महामारी है, इसमें अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आज हमारे देश में जितना कुछ है सरकार ने अपना खजाना खोला है। तो हम सरकार से हम तो चाह रहे हैं कि सरकार और खजाना जितना कर रही है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं छूट के माध्यम से ही सरकार को अर्थव्यवस्था को गति देनी पड़ेगी।
बिल्कुल। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब देश को संबोधित किया था तो लोकल के लिए वोकल बनने की बात की थी। साफ तौर पर जो स्वदेशी चीजें हैं उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी। ये एक अहम कदम लगता है इस गिरती हुई जीडीपी को बढ़ाने के लिए। इस सेल्फ रिलायंस में ये होता है कि जो अपने जो सेक्टर्स हैं, जो अपने पोटेंशियल है, उसको पूरा एक्सप्लॉइट कीजिए, पूरा यूज़ कीजिए जी। एंड उसमें एक्चुअली ग्लोबल कंसर्न भी ये है, आज निर्मला सीतारमन ने बोला भी, सेल्फ रिलायंस डजंट मीन कि हम वी आर कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज जो WTO वगैरह नॉर्म्स है वगैरह, वी हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो, वी हैव टू बी इन ट्यून विद दैट ऑल्सो। बट इशू ये है, जैसे कोरोना वायरस जब से फैला हुआ है तब से कंसर्न्स नॉट ओनली इन इंडिया, वेस्ट में भी है, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में है, कि जो चाइना में भी गोइंग एग्रेसिव ऑन दिस जिसको बोलते हैं टेक ओवर्स इन ऑफ कंपनीज। सो आई थिंक जो ग्लोबल टेंडर का भी जो 200 करोड़ तक वो ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो आइडिया इज़ कि यहीं पे जो बाहर से कंपनी अभी स्केयर है कि जो हमारे डिस्ट्रेस्ड कंपनीज़ है, छोटी छोटी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो अभी डिस्ट्रेस्ड है, पैसा नहीं है, लिक्विडिटी कम हो गई है, तो उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ में टेक ओवर अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर, जैसे FDI रूल्स गवर्नमेंट ने पहले ही चेंज कर दिए है टू स्टॉप दैट। सो आई थिंक जो सेल्फ रिलायंस का भी, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इट इज़ इन दैट डायरेक्शन कि अपने जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करो और उसको बढ़ावा दो, एंड जो बाहर वाला जो मतलब पॉसिबिलिटी है टेक ओवर्स या हमारी कंपनीज को मतलब कैप्चर करने का या हमारी इकोनॉमी को एंटर करने का, वो ज़्यादा उसको एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है मुझे लगता है। जी बिल्कुल। सवाल मेरा डॉक्टर GP श्रीवास्तव जी आपसे है कि वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम रिफॉर्म्स की बात करी, स्कीम्स की बात करी, लेकिन उस आम आदमी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी जिसकी नौकरी चली गई है, जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी जेब में क्या जाना जाएगा? देखिए, जिन लोगों की नौकरी गई है उनको आप, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे वो मोची है, राजगीर है, ये सब, ये तो एक तरह जो डेली वेजर्स हैं, उनकी अलग समस्या है। उनको तो जॉब मिलेगी जब ये MSME सेक्टर शुरू होंगे तो, या दूसरे सेक्टर शुरू होंगे। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो फिक्स सैलरी ग्रुप में आते हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, उनकी अगर नौकरी खत्म हो गई है, उनके लिए क्या किया जाए, उनकी समस्या बिल्कुल अलग है। अब देखिए, आप ये जान रही हैं कि अगर छोटे उद्योग धंधे बंद गए, उसके पास अपना व्यापार चलाने का पैसा नहीं है, उस कर्मचारियों की सैलरी जो उनका एक बहुत अहम हिस्सा होता है वो कहाँ से देगा? अब ये जो पैकेजेस मिल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मिलेगा, उसके अंदर से वो, हमें उम्मीद है कि वो थोड़ा बहुत वो कर्मचारियों को भी सैलरी देगा। मनी सप्लाई जब तक नहीं बढ़ेगी सैलरी के द्वारा या सेल्फ एम्प्लॉयड के द्वारा, तो हमारी इकॉनमी को बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनकी सैलरी जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही दिया जाए। कुछ समय तक दिया गया है, बाकी अभी तो ये पता लगा कई लोगों को तो सैलरियां नहीं मिल रही हैं। ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अब उनके लिए ये है, बेस्ट तो ये होगा कि आप उनकी सैलरी दें। अगर आप सैलरी मान लीजिए नहीं दे पाते हैं तो उनको जो है सैलरी एडवांस करके दे सकते हैं, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि कई लोगों ने अपने यहाँ लोगों की सैलरियां प्रोडक्शन कम होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से वो उसमें कटौती कर दी है, रेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी कम कर दिया है जी। तो ये सारी मुश्किलें हैं, इनका तो समाधान तभी होगा जब यह एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। देखिए, जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो दो तरीके हैं, या तो मजदूर नहीं मिलेगा तो आप उन्हें ज्यादा मजदूरी देकर बुलाएंगे, या तो जिनका जो पैसा है आप उनको जो है जब देने के लिए बात करेंगे तो वो अपने पास आएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि लोअर इनकम ग्रुप ही इसमें ज्यादा सफर कर रहा है। इनके लिए ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपना क्या गरीब कल्याण योजना वगैरह से कुछ हेल्प किया है, और PF वगैरह से भी लोग थोड़ा हेल्प की जा रही है उनका कंट्रीब्यूशन दे करके। लेकिन उनके लिए अगर थोड़ा उनकी सैलरी वगैरह का पेमेंट इंश्योर किया जाए कि वो दिया जा सके, और उसके लिए देखिए आप इंडस्ट्री की गर्दन मरोड़ करके तो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा फैसिलिटेट करके
अगर उनमें कुछ इस तरह की फैसिलिटी दे सके कि वो कुछ अपना सरप्लस इधर दे सके, तो मुझे लगता है कि इस तरह से समस्या के समाधान किया जा सकता है। एक बात। जी। दूसरी बात क्या है कि बहुत ही बड़ा वर्ग जिसको आप कहीं भी नहीं मिलते हैं, वो डेली वेज अर्नर होता है। तो जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, चाहे एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, फिर अपने आप इसका इनकम शुरू हो जाएगा। मनरेगा में बहुत ही अच्छा स्कोप है, इसमें अमाउंट बढ़ाने की बात हो रही है। अभी तो क्या है, देखिए अभी 2 दिन और अनाउंसमेंट होने हैं। जब 3 दिन की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो कॉर्पोरेट बोर्ड में क्या हुआ है और दूसरे सेक्टर्स में क्या हुआ है, बैंकिंग और सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है, ये पिक्चर तब पूरी टोटलिटी में जब आ जाएगी, तब हमें एक स्पष्ट मार्ग दिखाई पड़ेगा कि किस ग्रुप को कितना फायदा हो रहा है, किसकी प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, इसके बारे में फिर से चर्चा की जा सकती है और उसके बारे में हम लोग अपने रिकमेंडेशन को भेज सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट जो है पीरियडिकली ये इस तरह की इंटरवेंशन करेगी और उसके अंदर जहां भी इस तरह की सहायता की जरूरत होगी वो करेगी। मैं 2 ही चीज इस समय ज्यादा जरूरत जोर देकर कहना चाहूंगा कि आज का जो अनाउंसमेंट है इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ही आप न देखें, इसका आप एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखें कि एमएसएमई के लिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैकेज आया है, जिसके अंदर उनकी न सिर्फ इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, बल्कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या रेमेडी है उसको उन्होंने कंसीडर किया है। ये एक बहुत ही बड़ी, इसको कहते हैं ना, जिस चीज को आप टोटलिटी में देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई के लिए ये एक पैकेज इन टोटलिटी है। और अगर एमएसएमई आगे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आगे ऑलरेडी उन्होंने कुछ किया है, तो ये तो इकोनॉमी तो अपने आप शुरू हो ही जाएगी। और ज्यादातर लोग आप जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आप देखिए रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए उन्होंने जरूर कहा है जी। लेकिन अभी आप देखिए एक उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आएगा कि जो पहले जो मल्टी स्टोरीज बनती थी जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आईटी के ऑफिस वगैरह बना करते थे, अब ये वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीजें ये भविष्य में हमारी स्टाइल को, हमारी रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगी। और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो तो बने ही बनेंगे, लेकिन इनमें मकान बनाना और रोड बनाना ये तो रहेगा, लेकिन जो मॉल बनाना है या जो टावर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बनाना है उनमें थोड़ा सा ये परिवर्तन होगा। और इसके अंदर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और भी ज्यादा बूस्ट की जरूरत है रियल एस्टेट में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से एमएसएमई को इन टोटलिटी देखा गया है, आपने देखिए डिस्कॉम को एक इमीडिएट इंटरिम मेजर दिया है, ठीक है, इन्होंने जो है रियल एस्टेट को दिया है कि आपकी 6 महीने पीरियड बढ़ जाएगी, आपको पार्ट पेमेंट हो जाएंगे, कुछ उन्होंने सुविधा दी है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना जरूरी है। और मूलभूत इशू ये है कि रियल एस्टेट को मेरे विचार से एक इंडस्ट्री मानने में कोई नुकसान नहीं है, उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे उनकी जो इफिशिएंसी बढ़ेगी और कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आज हमारे रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट डिफिसिट की रियल एस्टेट में, और अगर एक इंडस्ट्री के रूप में इसको अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ाती है और अगर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है तो रियल एस्टेट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। जी सर, बिल्कुल। सवाल मेरा मुकेश मोहन जी आपसे है कि सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी लोन दिया गया है, ये फैसला लिया गया है, एक बड़ा बूस्ट मान सकते हैं इसको एमएसएमई सेक्टर के लिए? नहीं दिशा, देखिए ये 3 लाख करोड़ का जो कंफ्यूजन है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं जी। ये 3 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, ये 3 लाख करोड़ नहीं दिए एमएसएमई को, 3 लाख करोड़ ये दिए हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट डेट दिया है, उसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स दिया है, उसके बाद 75,000 करोड़ रुपए जो एनडीएफसी को दिए हैं वो भी एमएसएमई को दिए हैं, उसके बाद जो जितना भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, डिलेड पेमेंट है एमएसएमई का, वो भी उनको दिया गया है। तो ये एक बड़ा पैकेज है, ये खाली 3 लाख करोड़ से, क्योंकि हम हमेशा लोन की तरफ ही ना देखते रहे कि भैया लोन कितना दे रही है सरकार हमको, सरकार जो हमारा पैसा है वो हमें वापस दे रही है। सरकार कह रही है तो भैया आप सबऑर्डिनेट डेट ले लीजिए, सरकार कह रही है कि आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड की तरह से हमसे पैसा ले लीजिए, सरकार कह रही है कि आप एनडीएफसी के थ्रू अनसिक्योर्ड लोन
एनबीएफसीज भी बहुत सारी एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन भी देती है। उन एनबीएफसीज से भी कहा जाएगा कि भाई आप भी जो पैसा है वो छोटे छोटे व्यापारियों को दो, और जब एनबीएफसीज को भी ये पता चल जाएगा कि जो ये पैसा है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है, जो पहला जो उसका 30,000 करोड़ का है, तो वो भी आगे आएंगे इन जो एमएसएमईज है इनको फंडिंग करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा पैकेज है आज का, इसको केवल 3 लाख करोड़ के एक लोन के रूप में ना देखा जाए। इसके अलावा जो एमएसएमईज है, जैसे मैंने कहा कि उसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी कर दी गई है। उसके अलावा जो ये ग्लोबल टेंडर है, जैसे अजय जी भी कह रहे थे, तो ये देखिए क्या होगा, ये जो आप कह रही थी कि लोकल टू वोकल का जो बात है, हमारा जो कंट्री देश है इसमें कुछ खास बात है कि हमारा देश में जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो क्यों आएंगी, तो इसलिए आएंगी कि हमारी जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो शायद सबसे कम है, नई कंपनीज के लिए 15% शायद किसी भी देश में नहीं होगा। जो हमारी जो वेजेस का जो रेट है वो शायद और देशों की तुलना में बहुत कम होगा। हमारा जो डेमोक्रेटिक जो है कंट्री है, बहुत बड़ा ये एक हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो ये जो 2 चीजें होंगी, एक तो ये होना चाहिए कि जो बाहर की कंपनीज हैं हम जितनी ज्यादा से ज्यादा उन कंपनीज को इस समय ला सके, तो आई सपोज दिस विल बी ए ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज कि भाई जो चाइना से अब जो लोगों का मोह जो थोड़ा हट रहा है, जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वार हो रहा है उसकी वजह से बाहर की कंपनीज को हम यहाँ लाएंगे। अगर हम यहाँ लाएंगे बाहर की 2, 4, 5 कंपनी भी अगर आ जाती हैं तो आप सोचिए उन कंपनीज के कितनी सारी जो एमएसएमईज हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे हमारे जो मिनिस्टर फॉर एमएसएमई बात कर रहे हैं कि भाई एग्री इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी जहां प्रधानमंत्री जी ने लैंड की बात कही तो शायद ये भी एक स्कीम आ सकती है सरकार की तरफ से कि गांव में आप फैक्ट्री लगाइए, आपको वहां जो परमिशन है, लैंड यूज चेंज करने की परमिशन है, वहाँ फायर की परमिशन है, वहाँ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की परमिशन है, वहाँ पॉल्यूशन का है, वो आपको तुरंत सिंगल विंडो के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई गूगल नहीं बना पाए, हम कोई फ्लिपकार्ट नहीं बना पाए, हम ऐसा कोई बड़े कंपनी नहीं, बड़ा ब्रांड नहीं डेवलप कर सके। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी अब हमारे सामने होगी। जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी है, उनकी शुरुआत देखिए बहुत छोटे लेवल से होती है। तो एक तो अब अपॉर्चुनिटी ये होगी कि जो छोटी कंपनी है वो बड़ी बन जाएंगी, और जो छोटे छोटे और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं, उनका भी शायद बहुत ज्यादा अब हमारे यहाँ स्कोप होगा। और दूसरी बात जो आपने सैलरी की बात कहा था, और श्रीवास्तव साहब भी ठीक बोल रहे थे, देखिए सैलरीज की जो प्रॉब्लम है या नौकरी कट की जो प्रॉब्लम है वो केवल लोगों को इसलिए डर लग रहा था कि भाई सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं आ रहा है और बिना सरकार की मदद के हम शायद लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। अब सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़ी हो गई तो जो व्यापारी वर्ग है, हमारी उनसे भी बात हुई है और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब जो व्यापारी वर्ग है उसमें भी कॉन्फिडेंस आ गया है और वो कह रहे हैं कि हम अपना व्यापार जो पहले जिसका कॉन्फिडेंस सभी में आ गया। जी सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी अजय कौल जी आपसे कि जो आर्थिक पैकेज सरकार द्वारा दिया गया है, कितने मायने में ये अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकता है? देखिए, जो मैंने पहले भी बोला है कि इसका इंटेंट बहुत बढ़िया है, इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है, बट नाउ इट बॉयल्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, कितनी जल्दी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। देन इट कैन एक्चुअली जितना जल्दी हो उतना जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टार्ट हो जाएगी और लाइवलीहुड लोगों को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन पे बॉयल डाउन होता है। जी, तो काफी अच्छा ये आर्थिक पैकेज है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, वो काफी लोगों की जो सोच थी उस पे आधार करता था और वो लोग उस चीज से भी खुश हो गए हैं। और लोकतंत्र में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।